हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल से संबंधित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 136 से 152 तक करेंगे व्याख्या के साथ। ये जो है गुप्त काल का अंतिम वीडियो है। इसमें जो है शेष क्वेश्चन जो बचे हुए वो करने हैं। इन प्रश्नों को करने से पहले हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति पढ़ेंगे। पिछले कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर करते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति जो था वो केंद्रीय था, ठीक है। तो सबसे ऊपर केंद्र होता था, उसके नीचे प्रांत होता था जिसे देश, भुक्ति या फिर अवनी कहते थे। विषय जिसे जिला समझ सकते हैं। विथि आज के तहसील जैसा होता था, उसके नीचे पेट होता था, उसके नीचे जो है ग्राम होता था। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो थी राजतंत्रात्मक थी। राजपद जो था वो वंशानुगत था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। राज्य कई भुक्तियों में विभाजित था और हर भुक्ति का प्रभारी ऊपरी होता था। प्रत्येक विषय विथियों या जिलों में विभाजित थी जिसका प्रभारी विषयपति होता था। पेट या ग्राम समूह की इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम सभा ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अन्य सदस्य मेहतर कहलाते थे। ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद भी कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन के पदाधिकारी देख लेते हैं अब। संधि विग्रहिक संधि व युद्ध का मंत्री होता था। कुमार मात्य सबसे बड़े अधिकारी होते थे गुप्त साम्राज्य में। खाद्यट पाकिक राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष होता था। महादंड नायक न्यायाधीश होते थे। दंड पाशिक जो है पुलिस अधिकारी होते थे। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला ध्रुवाधिकरण कहलाता था। महाक्ष पटलिक प्रमुख दस्तावेजों और अभिलेखों को लिपिबद्ध करने वाला। महापिलुपति हाथियों की सेना का अधिकारी होता था। भटाश्वपति घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। पुरपाल नगर का प्रधान अधिकारी होता था। कर्णिक भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने वाला होता था। यह महाक्षपटलिक के अधीन कार्य करता था। गोप्ता देश का प्रशासक होता था जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। राजस्व के स्रोत गुप्त काल में सामान्यतः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादक का 1/6 भाग का अधिकारी होता था। इस प्रकार के कर को भाग कहा जाता था। कुछ प्रमुख कर देख लेते हैं। भाग भूमि उपज का 1/6 भाग। भोग जो होता था वो राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल, फूल, सब्जी आदि की भेंट होती थी। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर होता था। ऊपरी कर भी एक प्रकार का भूमि कर होता था। भूतावत प्रत्यय जो है विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर होता था। शुल्क सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर होता था। विष्टि यह बिगार या निःशुल्क श्रम था। बलि गुप्त काल का धार्मिक कर था। आर्थिक जीवन गुप्त राजाओं का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि एवं संपन्नता का काल माना जाता है। इस काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती थी। ये वास्तु वास करने योग्य भूमि जो होती थी उसे वास्तु कहते थे। खिल वो भूमि जो जोती नहीं जाती थी, ठीक है। अपरहत बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। चारागाह पशुओं के चारा योग्य भूमि, ठीक है। नारद स्मृति के अनुसार भूमि के प्रकार अर्धखिल वो भूमि होती थी जिस भूमि पर 1 वर्ष से खेती ना की गई हो। खिल जिस भूमि पर 3 वर्ष तक खेती ना की गई हो उसे खिल कहा जाता था। वन जिस भूमि पर 5 वर्ष से खेती ना की गई हो उसे वन कहा जाता था। गुप्त काल में सिंचाई के साधनों में अरघट या रहट का वर्णन है। भूमि माप की इकाइयाँ निर्वतन, नड़, पाटक, दोणावाप, कुल्यावाप, अक्षवाप, ये सब जो है भूमि माप की इकाइयाँ होती थी गुप्त काल में। चलिए अब जो है प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 136, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। ऑप्शन नंबर ए मुसलमान, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी सीथियंस, ऑप्शन नंबर डी मुगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान।
देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 137, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी उदंतपुरी, ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर डी भाजा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। प्रश्न नंबर 138, नालंदा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। नालंदा बिहार में स्थित है। प्रश्न 139, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी धार, ऑप्शन नंबर डी देवगिरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना द्वाब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना। प्रश्न 140, कथन ए सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। कथन देखिए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। जो कारण दिया हुआ है कि इस कारण भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग के अस्तित्व में आया, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। जो कारण है कथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यही जो है हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे व्याख्या देखते हैं, उपरोक्त विकल्पों में ए सही उत्तर है क्योंकि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। कथन 2 है, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी न ही 1 और न ही 2। कथन 1 देखिए, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था, तो ये गलत है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, तो ये कनिष्क से संबंधित नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। कथन है, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, तो ये भी गलत है क्योंकि हर्ष जो है बौद्ध धर्म का समर्थक था। ठीक है, तो इस तरीके से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न ही 1 और न ही 2। जिसकी व्याख्या देखते हैं, चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तथा उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष वेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। विदेशी यात्री भारत भ्रमण वर्ष। ए फाहियान उसके सामने दिया है 399 से 414 ईस्वी। बी वेनसांग उसका दिया हुआ है 629 से 645 ईस्वी। सी इत सिंह उसका समय दिया हुआ है 679 से 695 ईस्वी। डी अल मसूदी उसके सामने दिया है 957 ईस्वी। तो देखिए इसमें फाहियान जो है, फाहियान ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी 399 ईस्वी से चीन से। ठीक है, ये भारत भ्रमण वर्ष पूछ रहा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि 399 में वो भारत में नहीं था। ठीक है, वेनसांग 629 से 645 ईस्वी ये सही है। ठीक है, इत्सिंग का जो भारत भ्रमण वर्ष था वो 671 से 695 तक था, तो ये 79 दिया हुआ है। ये 679 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
और अल मसूदी का जो भ्रमण वर्ष था वो 915 से 16 था, तो ये गलत है। तो 2 गलत है, तो कैसे आंसर होगा? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 2 ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए आंसर नहीं दिया जा सकता। तो चलिए इसको व्याख्या से समझते हैं। फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा, कि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रही है। वेन्सांग का भारत भ्रमण 629 से 645 ईस्वी रही है। इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से 695 ईस्वी तक था, जबकि अल मसूदी ने 915 से 16 में भारत भ्रमण किया था। प्रश्न नंबर 143, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेन्सांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। कथन 2 है, सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। कूट है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2 सही है। कथन 1 देखिए, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेन्सांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है, ये सही है। और सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, ये भी सही है। तो दोनों कथन जो सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 144, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सामंती व्यवस्था का या के अनिवार्य तत्व हैं या हैं? कथन 1 है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। कथन 2 है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। कथन 3 है, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। कथन 1 देखिए, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि प्रांतीय सत्ता जो है दुर्बल नहीं थी। ठीक है। 2 है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, तो ये सही है। और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध का बनना, ये भी सही है। तो इस तरीके से जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष प्रथम शती ईस्वी ने बुद्ध चरित में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया है। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ तथा राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल तथा मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगते हैं। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। प्रश्न 145, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। यही गलत है, बाकी सब सही है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए इन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। 1 श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में, 2 द्वारका गुजरात पश्चिम में,
3 पुरी ओडिशा पूर्व में तथा 4 ज्योतिर्मठ जोशीमठ भी कहते हैं उत्तराखंड में उत्तर में। प्रश्न 146 आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। 147 आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। ऑप्शन नंबर सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ऑप्शन नंबर डी पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। प्रश्न 148 निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पुरी, ऑप्शन नंबर बी द्वारका, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर, ऑप्शन नंबर डी रामेश्वरम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर। 4 धाम में मानसरोवर सम्मिलित नहीं है। 4 धाम में पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम आते हैं। इस व्याख्या देखते हैं। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका। प्रश्न 149 निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं है। ए रवि कीर्ति उसके सामने दिया पुलकेशिन द्वितीय, बी भवभूति उसके सामने दिया कन्नौज के यशोवर्मन, सी हरिशेन उसके सामने दिया हर्ष, डी दंडी उसके सामने दिया नरसिंह वर्मन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिशेन हर्ष। ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि हरिशेन जो है समुद्रगुप्त से संबंधित थे। ठीक है, तो ये गलत है। शेष व्याख्या देखते हैं। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। अन्य विकल्पों के युग सम्मिलित हैं। प्रश्न 150 सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दरबारी कवि, सूची 2 राजा। ए अमीर खुसरो उसके सामने दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कालिदास उसके सामने दिया है समुद्रगुप्त, सी हरिशेन उसके सामने दिया है हर्षवर्धन, डी बाणभट्ट उसके सामने दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए मिलान करते हैं। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से, हरिशेन समुद्रगुप्त से और बाणभट्ट हर्षवर्धन से। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो 4 1 2 3। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी देखिए 4 1 2 3, यही जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि एवं 9 रत्नों में से एक थे। हरिशेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 151 सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए भोज उसके सामने दिया उज्जैन, बी दुर्गावती उसके सामने दिया विदिशा, सी समुद्रगुप्त उसके सामने दिया है धार, डी अशोक उसके सामने दिया है गोंडवाना। तो चलिए मैच करते हैं। भोज को धार से मिला देते हैं। भोज जो है धार में राजा थे। दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित हैं। समुद्रगुप्त विदिशा से और अशोक जो है उज्जैनी का वायसराय था। देखिए सही ऑप्शन क्या बनेगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए 3 4 2 1। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 4 2 1। सही सुमेलन इस प्रकार है। भोज धार, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन। प्रश्न 152 भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल वर्तमान राज्य। 1 भीलसा उसके सामने दिया मध्य प्रदेश, 2 द्वार समुद्र उसके सामने दिया महाराष्ट्र, 3 गिरिनगर उसके सामने दिया गुजरात, 4 स्थानेश्वर उसके सामने दिया उत्तर प्रदेश। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 4। भीलसा देखिए भीलसा मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सही है। द्वार समुद्र जो है कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र दिया हुआ है तो ये गलत है। और गिरिनगर जो है गुजरात में स्थित है तो ये सही है। स्थानेश्वर जो है हरियाणा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सही है 1 और 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। चलिए इसे व्याख्या देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। प्रसिद्ध स्थल वर्तमान राज्य भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र कर्नाटक हलेबीडू में है, गिरिनगर गुजरात में स्थित है, स्थानेश्वर हरियाणा में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
अब जो है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।